Hello class, today we are going to see the last concept of this chapter, that is the capital structure. Okay, a company can raise its capital from different sources, that is the owned capital or the borrowed capital or both. The owned capital consists of equity share, preference share capital, reserves and surplus. On the other hand, borrowed source or debentures, loans, etc. A combination of different sources are used in the capital structure. It is nothing but security mix. So this is the last concept. ठीक है, ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में. और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में अगर बोला जाए तो ये कंपनी के लिए ये डिफरेंट सोर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिफरेंट सोर्स जहाँ से कंपनी कैपिटल रेज करती है, जहाँ से कंपनी पैसा उठाती है. अगर कैपिटल सोर्स के बारे में बात करें तो इसको ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई किया है. एक है सोर्स ऑफ कैपिटल को दो में क्लासिफाई किया है. पहला वाला है ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी और दूसरा होता है बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी. ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी वो कैपिटल होता है जो कंपनी के साथ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम रहता है. ठीक है, कंपनी ये पैसा इन्वेस्टर को तभी रिपे करती है जब कंपनी अपना बिजनेस वाइंड अप करती है, यानी बंद करती है. तो ओन्ड कैपिटल जो होता है वो कंपनी के साथ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम होता है. जब कंपनी बंद होती है तो पैसा रिपे करेगी. ठीक है, और जो ये बोरोड कैपिटल होता है यानी कंपनी ने बोरो किया हुआ है, उधार लिया हुआ है दूसरे से, तो ये कंपनी को क्या करना पड़ता है, विद इन द टाइम फ्रेम इन्वेस्टर्स को कंपनी पैसा पे करेगी. उसके साथ जो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी लायबल होगा वो भी रिपे करेगी. तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं जहाँ से कंपनी पैसा रेज करेगी. और जब हम डिफरेंट सोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो ब्रॉडली दो सोर्स है. पहला है ओन्ड कैपिटल, दूसरा है बोरोड कैपिटल. अभी ओन्ड कैपिटल के अंदर हम बात करें तो ओन्ड कैपिटल के अंदर तीन चीज़ें इंक्लूडेड है. पहला है कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर, दूसरा है कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है ये कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल लेती है और उसको एक स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर डाल देती है जिसको CRR बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो पैसा एक्यूमुलेट होता है 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल में जो पैसा एक्यूमुलेट होते रहता है उस पर्टिकुलर अकाउंट में, उसी अकाउंट के पैसे को रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलते हैं. तो ये भी कंपनी का ही पैसा है जो कंपनी के पास रहता है. ठीक है, तो ओन्ड कैपिटल तीन चीज़ को कंसिस्ट करता है. सबसे पहले इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर और तीसरा है सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है, दूसरा हमने देखा था बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल के अंदर हमने कंसिस्ट होता है डिबेंचर्स, लोन्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी. ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें होती है जो बोरोड कैपिटल के अंदर कंसिस्ट होती है. और बोरोड कैपिटल को कंपनी क्या करना पड़ता है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम बोरोड कैपिटल को कंपनी इन्वेस्टर को रिटर्न कर देती है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है अलॉन्ग विद दैट इंटरेस्ट. और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स आर यूज्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, डिफरेंट सोर्स, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल में भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर बोरोड कैपिटल में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बोरोड कैपिटल के अंदर जाती है. और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं. और इसको एक और वर्ड देते हैं सिक्योरिटी मिक्स करके. आप ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैपिटल मिक्स, जो कि डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होते हैं और इनके बीच में प्रॉपर डिजायर्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए. डिजायर्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए. जैसे ओन्ड कैपिटल और डेट कैपिटल, बोरोड कैपिटल को डेट कैपिटल भी बोलते हैं. तो ओन्ड कैपिटल और डेट कैपिटल के बीच में प्रॉपर रेशियो या प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए. ठीक है, अगर ओन्ड कैपिटल कम बोरोड कैपिटल ज़्यादा तो कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, मैनेजमेंट बहुत प्रेशर में आके काम करेगी. ठीक है,
लेकिन ओन्ड कैपिटल ज़्यादा और डेट कैपिटल कम, तो कंपनी के ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहेगा और कंपनी अच्छे से फंक्शन कर सकती है। इसके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स में जो वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल है ना, उसके बीच में डिजायर्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी ओन्ड कैपिटल और डेट कैपिटल के बीच में प्रॉपर रेशियो, प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट के ऊपर कोई प्रेशर ना आए। टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिसाइड करना है तो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज़ के बारे में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस रेशियो में कौन सा कैपिटल रेज करेंगे, यानी इक्विटी शेयर से कितना पैसा, प्रेफरेंस शेयर से कितना पैसा, फिर बॉन्ड से कितना पैसा, डिबेंचर से कितना पैसा, पब्लिक डिपॉजिट से कितना पैसा, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन रेशियो होगा और उसके थ्रू कंपनी क्या करेगी, डिसाइड करेगी सोर्स ऑफ रेजिंग द कैपिटल। अभी यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो देयर आर टू पीपल हु हैव गिवन द डेफिनेशन। पहले हैं R.H. वेसल, ठीक है, और दूसरे हैं जॉन हैम्पटन, ठीक है। पहला देखते हैं R.H. वेसल का, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी इनका जो डेफिनेशन रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ कैपिटल में ये बता रहे हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंटरप्राइज, यानी लॉन्ग टर्म फंड्स जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है, सोर्स ऑफ फंड्स या कैपिटल जो है वो बिजनेस में जब लगाया हुआ है, सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। दूसरा हैम्पटन, जॉन हैम्पटन, देखिए क्या बोलते हैं, अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन द डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दैट मेक्स अप द फर्म फाइनेंसिंग फॉर इट्स एसेट्स। तो इनका जॉन हैम्पटन देखिए क्या बोल रहे हैं, फर्म्स का कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज़ जो होते हैं और इक्विटी के सिक्योरिटीज़ जो होते हैं, उन दोनों के बीच में प्रॉपर रिलेशन होना, उन दोनों के बीच में प्रॉपर रेशियो मेंटेन करना। तो फर्म्स का कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर रिलेशन मेंटेन करना, प्रॉपर रेशियो मेंटेन करना बिटवीन द डेट एंड द इक्विटी सिक्योरिटी दैट मेक्स अप द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट, यानी फर्म्स का जो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है या फर्म्स का जो फाइनेंशियल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द एसेट्स वो प्रॉपर हो सके या प्रॉपर रहे। सो यही बात है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कंपनी का कैसा होना चाहिए, डेट और इक्विटी कैपिटल के बीच में प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए। डेट कैपिटल ज़्यादा, इक्विटी कम, तो कंपनी के ऊपर प्रेशर आएगा। डेट इक्विटी ज़्यादा, इक्विटी ज़्यादा और डेट कम है तो कंपनी को फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है सॉरी, तो कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट्स द रीज़न व्हाट वी यहाँ पर क्या सजेशन देते हैं, डेट और इक्विटी के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के चलो। डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेट कम भी नहीं होना चाहिए, इक्विटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्विटी कम भी नहीं होना चाहिए। जितना डेट है उसके प्रोपोर्शन में इक्विटी रहना चाहिए, इससे थोड़ा कम ही रहना, मतलब इक्विटी रहना चाहिए, इक्विटी थोड़ा ज़्यादा, डेट थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि इक्विटी हमको चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, डेट हमको चाहिए डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए। तो अगर डेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बिजनेस में तो प्रॉब्लम क्रिएट होने ही वाला है, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, वो जो भी फंड्स हमने डेट के थ्रू लिए हुए हैं, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। Thus the capital structure is composed of owned and the borrowed fund. Owned capital और borrowed capital को मिला के capital structure तैयार होता है। Owned fund includes the share capital, free reserves and surplus, whereas borrowed fund represent the debentures, bank loan and the long-term loans provided by the financial institution. तो owned capital में equity share, preference share, reserves and surplus आ जाते हैं, और borrowed capital के अंदर we can say लोन, डिबेंचर्स आता है, बैंक लोन आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो डेट कैपिटल के अंदर इंक्लूड होती है। तो इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना दैट इज़ वेरी मच इसेंशियल इन ऑर्डर टू हैव द प्रॉपर स्टेबिलिटी इन द बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, ये आप लोग गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कितना है कंपोनेंट है, 4 बेसिक कंपोनेंट है कैपिटल के अंदर। सबसे पहला हमारा क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर।
ठीक है। इट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। ये क्या है? बेसिक सोर्स, यानी कंपनी को जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है, जब कंपनी को किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो कंपनी के लिए बेसिक सोर्स ऑफ कैपिटल जो है वो कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बेसिक सोर्स ऑफ कैपिटल कंपनी के पास अवेलेबल होता है, कंपनी इसको यूटिलाइज भी करती है। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज़ पेड टू द प्रेफरेंस शेयर्स। यानी इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जिसको डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल तभी होता है जब प्रेफरेंस शेयर्स को मिल चुका हो। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाते हैं? रेसिडुअल क्लेमेंट्स हो जाते हैं। रेसिडुअल क्लेमेंट्स का मतलब क्या? दे आर द लास्ट पीपल, दे आर द लास्ट पर्सन हु विल गेट द डिविडेंड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट डन इनटू द कंपनी। ठीक है, जो कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों को डिविडेंड अगर मिलना रहेगा तो सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, उसके बाद इनको मिलेगा। अगर वाइंड अप हो रही है कंपनी तो सबसे पहले जो कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, उसके बाद कुछ बचा है तो इक्विटी शेयर को मिलेगा। तो ये कैसे रेसिडुअल क्लेमेंट्स की कैटेगरी में इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। तो इक्विटी शेयर्स आर which get dividend and repayment of capital after it is paid to the preference share। यानी कैपिटल और डिविडेंड सबसे पहले किसको पे करेंगे? कंपनी वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दे ओन द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? कंपनी को ओन करते हैं, यानी दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे बियर द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। कंपनी का जो रिस्क होता है अल्टीमेटली किसके ऊपर आ जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी का रियल इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के अंदर रियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसके लिए ओनरशिप उनके ऊपर है। दे कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। और उनका जो डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो इन्वेस्टर्स होते हैं और उनका जो डिविडेंड होता है ना वो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है। फ्लक्चुएटिंग इन नेचर का मतलब ऊपर नीचे होते रहता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। क्यों? क्योंकि ये प्योरली बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। बिजनेस का अच्छा प्रॉफिट है तो इन लोगों को अच्छा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट है तो कम डिविडेंड मिलेगा, तो इसके लिए फ्लक्चुएट होते रहता है। दूसरा है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर्स फॉर द रिटर्न ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन लोगों को प्रेफरेंस मिला हुआ है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस मिला हुआ है। किस चीज़ के लिए प्रेफरेंस मिला हुआ है? गेटिंग द डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले क्या डिविडेंड मिलेगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलना है, और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल अगर हो रहा है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। इन दो चीज़ों के लिए जो प्रेफरेंस दिया गया है इनको, इसके लिए इनका जो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है या वे ऑफ कॉलिंग द सिक्योरिटीज़ है उसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स बोलती है। ठीक है, एंड द कंपनी इज लिक्विडेटेड द शेयर्स कैरी डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। और इनका जो डिविडेंड होता है ना, इनका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है, इनका डिविडेंड एक फिक्स्ड रेट पे होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है, बट प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, वो प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग रिटेन्ड अर्निंग में। इट इज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब क्या होता है? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इट इज़ नथिंग बट द प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? कुछ पैसा इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया उनको एज अ डिविडेंड दे देगी। लेकिन पहले इन डिविडेंड जो भी प्रॉफिट है उनको डिविडेंड देने के पहले कंपनी कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या करेगी? अपने पास रख लेगी। उसको बोलते हैं प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज कंपनी जब अपने पास रख लेती है तो उसको प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। और वो जो कंपनी अपने पास रख लेती है उसको एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में डाल देती है, और जब भी कंपनी को चाहिए होता है यूज़ के लिए कंपनी उस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकती है। तो ये कंपनी एक बार दो बार नहीं करेगी, कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स करती रहेगी। यानी 10 साल हो गए तो 10 साल से कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट अपने पास रखती है और बाकी के पैसों का डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो इस तरीके से जो
एक रिटेन अर्निंग है उसके अंदर पैसा एक्यूमुलेट होते जाता है, ठीक है। लास्ट 10 ईयर से कंपनी पैसा डालते जा रही है, तो लास्ट 10 ईयर से उसमें पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है। किसी साल 1 लाख डालती, किसी साल 1.5 लाख डालती, किसी के साल 2.5 लाख डालती है। तो जैसा प्रॉफिट होता है उसी तरीके से कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट रिटेन करके एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट के अंदर डाल देती है, जिसको CRR अकाउंट बोलते हैं, और उसको इन लेमेंस लैंग्वेज में रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, ठीक है। ये कंपनी का इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और कंपनी क्या करती है, इसी सोर्स ऑफ फाइनेंस को जब कभी बिजनेस को बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो यूटिलाइज कर देती है। तो ये है रिटेन्ड अर्निंग। और जो फोर्थ वन है वो है हमारा बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल इट कंप्रेसेस द फॉलोइंग। क्या 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 कंप्रेस कर रहा है, सबसे पहले है डेबेंचर्स, दूसरा हो रहा है टर्म लोन। डेबेंचर्स देखो क्या, इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज्ड बाय कंपनी। ये क्या है, एक टाइप का एक्नॉलेज है क्या, लोन का, ठीक है। डेबेंचर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, डेबेंचर होल्डर्स एक तरीके का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी का, और जो डेबेंचर सर्टिफिकेट है वो एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है बाय द कंपनी दैट द मनी हैज़ बीन गॉट फ्रॉम द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ डेबेंचर्स। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। कंपनी को क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है डेबेंचर होल्डर्स को एट एग्रीड रेट पे, यानी प्री डिटरमाइंड रेट पे। जब कभी भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा डेबेंचर्स में, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको प्री डिटरमाइंड करेंगे, यानी ऑलरेडी फिक्स्ड कर देते 7%, 8%, 10% पे, और कंपनी इन्वेस्टर्स को एक प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड जो इंटरेस्ट है उस पर उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी जो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो प्री डिटरमाइंड होता है। उसके बाद आता है हमारा टर्म लोन, ठीक है। टर्म लोन का देखिए, द टर्म लोन आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। टर्म लोन कौन प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करता है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा वो टर्म लोन प्रोवाइड करने का काम करेगी कंपनी को। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है डेबेंचर्स, और ये जो टर्म लोन होता है ना बेटे, लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है, ठीक है। दे कैरी द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी यहाँ पर भी जो टर्म लोन कंपनी रेज कर रही है ना, उसके ऊपर भी कंपनी को क्या करना है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को। दे अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द अबव कंसेप्ट वी शैल कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड कैलकुलेट द वैल्यूज, ठीक है। अभी ये टर्म को अगर हमको प्रॉपरली अंडरस्टूड करना है तो नीचे कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। बैलेंस शीट हमको ऑब्जर्व करना है, और बैलेंस शीट ऑब्जर्व करने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, बैलेंस शीट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी कंपनी का ABC कंपनी का ये बैलेंस शीट है, और ये 31 मार्च 2019 तक का बैलेंस शीट है। अभी इसके अंदर लायबिलिटी और एसेट्स है। लायबिलिटी साइड में देखो, शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच कितना हो जाएगा, 1 लाख ऑफ रुपीज़। 5,000 इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये कितना हो गया, 5 लाख ऑफ रुपीज़। यानी ओन्ड कैपिटल कंपनी का क्या क्या इंक्लूड होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व से सरप्लस। तो ये कंपनी के क्या हो जाएंगे, ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी हो जाएंगे, ठीक है। बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी क्या है, डेबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट हो गया। तो ये कंपनी सेंट्रिक क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, सेंट्रिक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, तो ये लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बोरोड कैपिटल में कंपनी का डेबेंचर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ओन्ड कैपिटल के अंदर 3 हमने देखना है। सबसे पहले इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर देखिए क्या है, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो 1 लाख ये आ गया। 5,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो 5 लाख ये आ गया। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी ने अभी तक कितना पैसा सेव किया, 50,000। सो ये 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 50,000, सो 6,50,000 ये टोटल अमाउंट आ गया। कंपनी का बोरोड कैपिटल क्या है, डेबेंचर है, 1,000 10% डेबेंचर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड, तो ये कितना आ गया, 1 लाख रुपये डेबेंचर आ गया। अभी कंपनी का करंट एसेट, करंट लायबिलिटी क्या है, सेंट्रिक क्रेडिटर से 30,000 का, बिल्स पेएबल है 20,000 का, यानी 20 + 30 + 20 = 50। अगर हम लायबिलिटी साइड का पूरा टोटल कर लेंगे तो उसके अंदर हमको कितना आ जाएगा, 8 लाख का टोटलिंग आ जाएगा। अभी कंपनी का फिक्स एसेट्स देखिए, कंपनी का फिक्स एसेट्स में 2 आता है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी करके, ठीक है।
बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में देखिए 4 लाख का बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का है। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल का देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल अमाउंट कितना है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल अमाउंट कितना है 5 लाख। ये दोनों कैपिटल क्या है, लॉन्ग टर्म इन नेचर है, और ये कंपनी क्या करेगी, इन दोनों अमाउंट को क्या करेगी, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पर टोटल हमारा ओन्ड कैपिटल में टोटल इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर मिला के कितना होता है 6 लाख रुपए, और कंपनी का जो फिक्स एसेट्स है उसको टोटल करोगे तो वो भी कितना होगा 6 लाख रुपया ही होगा। यानी कंपनी ने जो पैसा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू लिया था, कंपनी ने वो पैसा क्या किया है, अपने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, जो कि लॉन्ग टर्म इन नेचर है। यहाँ पर देखो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, मतलब बिल्डिंग कितना 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी कितना 2 लाख, 4 प्लस लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू कितना 6 लाख। यानी यहाँ पर कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो प्रॉपर है। फिलहाल ओन्ड कैपिटल से रिलेटेड तो बैलेंस शीट प्रॉपर बनाया हुआ है कंपनी ने, यानी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को ऐड करके 6 लाख होता है, उसी 6 लाख को कंपनी ने बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये आ गया। कंपनी ने रिजर्व्स एंड सरप्लस अभी तक कहीं भी कंपनी ने रिजर्व्स एंड सरप्लस का एसेट साइड में कंपनी ने कहीं वो नहीं किया है, तो कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तरीके की लायबिलिटी हो जाती, क्यों, क्योंकि ये पैसा किसका है, इन्वेस्टर का, ये इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड था ना, तो कंपनी ने डिविडेंड को ही अपने पास रखा, इसके लिए लायबिलिटी के कॉलम में रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सन्ड्री डेटर्स लायबिलिटी साइड में डिबेंचर्स कितना 1 लाख ऑफ रुपीज़ डिबेंचर्स है। ठीक है, और उसके बाद में क्रेडिटर्स 30 लाख और 50 लाख ही है। अभी यहाँ पर करंट एसेट्स में देखिए सन्ड्री डेटर्स 1 लाख, इन्वेंट्रीज 50,000, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 40,000। यहाँ पर देखिए ये अलग से हिसाब आ गया, तो इसका कितना हो गया 1 लाख 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ गया, तो टोटल 8 लाख रुपीज़, यानी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल अमाउंट कितना है 8 लाख रुपीज़। यहाँ पर अभी कैपिटल स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस क्या आना चाहिए, डिबेंचर्स आना चाहिए। डिबेंचर्स क्या है, बोरोड कैपिटल। इक्विटी शेयर 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 50 लाख, एंड लायबिलिटी में जो डिबेंचर्स है वो 1 लाख। तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 7,50,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल क्या है, करंट एसेट है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल अगर हम देखेंगे तो ये 3-4 चीज़ को इंक्लूड करेंगे, और चारों का अगर हम टोटल करेंगे तो 7,50,000। यानी यहाँ पर जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है ये एक तरीके से प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर है। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टूड एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सी द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो ये ऑब्जर्वेशन है कंपनी का बैलेंस शीट का, और इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आए रहेंगी अच्छे से। ठीक है, अभी इन द नेक्स्ट लेक्चर we will start with chapter number 2. Thank you.